नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। अध्याय एक, हम संख्याएं पुनरावृत्ति पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय। कल हमने जाना प्राकृतिक संख्याओं के विषय में। आपको याद होगा ये सब हमने कक्षा छठवीं में पढ़ चुके हैं। सब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी फिर से रिपीटेशन हो रहा है कि आपने कक्षा छठवीं में क्या क्या पढ़ा हुआ है संख्याओं के विषय में। अब हम उसी बातों को व्यापक पैमाने पर आगे चल के पढ़ेंगे, तो हम उसकी पुनरावृत्ति फिलहाल कर रहे हैं। तो कल हमने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जाना कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और प्राकृतिक संख्याओं के गुण क्या क्या है। कल की क्लास में अपने आपको याद होगा हमने ये सब पढ़ा है। आज हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं के विषय में। पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं आपको याद होगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1, 2, 3 से लेकर अनगिनत तक। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझेंगे कि अभी तक हमने जो प्राकृतिक संख्याएं जानी है, 1, 2, 3, 4, 5 और अनगिनत तक, इसमें अगर हम एक के पहले शून्य डाल दें तो ये अब ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। पहले आपको याद होगा प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या थी वो थी 1, और अब जो होगा, अब पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है शून्य। प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी 1, पूर्ण संख्याएं शून्य। पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं। मतलब जहां भी आपको W है वो समझ लेना है आपको कि वो पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या के विषय में बात कर रहा है, दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की तरह इसमें भी कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपने पूर्ण संख्या के विषय में क्या जाना कि अगर हम शून्य से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार की संख्या या अनगिनत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वो प्राकृतिक संख्याओं से भिन्न केवल और केवल इस माध्यम से है ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है, शून्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं में शून्य से चालू होता है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। ठीक है, अब हम पूर्ण संख्याओं के गुण के विषय में जानेंगे।
प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सही है। प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सही है। अब उसमें क्या क्या गुण थे आपको याद होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग व गुणा सदैव प्राकृतिक संख्या होता है। तो इसी प्रकार दो पूर्ण संख्या का योग व गुणा सदैव पूर्ण संख्या होता है। सदैव पूर्ण संख्या होता है। उदाहरण के रूप में अभी तक हमने अंकों का गुणा करके देखा था, योग करके देखा था। अब हम इसमें अब हमारे पास एक शून्य जो है वो शामिल हो चुका, तो हम शून्य के साथ देखते हैं। मान लीजिए 5 धन 0, 5 आपका n भी है और w भी है। w हमें जाना, w हमें किसे कहा, पूर्ण संख्याओं के लिए। और n क्या था, n आपको याद होगा, n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं, हमने कल ही जाना था और आप कक्षा छठी में भी पढ़े हुए हैं। और ये है आपका w। तो आपके पास आया 5, 5 क्या हुआ, w है आपके पास, w यानी पूर्ण संख्या। यहां पर हमने n जानबूझकर डाला हुआ है क्योंकि प्राकृतिक संख्या, मैं आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में बता रहा था। तो 5 जो आया आपका ये पूर्ण संख्या भी हुआ और साथ में प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, अब हम इसी में देखते हैं 5 गुणा 0। 5 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या। आप पूर्ण प्राकृतिक संख्या एक ही है, केवल 0 जो है वो प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। 5 गुणा 0, 0, 0 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो आपको यहां पर दिख गया कि प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सही है। और एक और गुण था, दूसरा गुण हम देखेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना या ऋण व भाग सदैव प्राकृतिक संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है। यानी वह प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसके उदाहरण मैंने आपको कल दे चुका है, आपको याद होगा। नहीं याद है तो पिछली क्लास में वापस जाइए, उसे फिर से पढ़िए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप आगे 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 बढ़िए। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि दो पूर्ण
संख्याओं का घटाना व भाग सदैव पूर्ण संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है। यानी वह पूर्ण संख्या हो भी सकता है, पूर्ण संख्या हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये पहला जो इसका गुण है आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा गुण है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या हो, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो, शून्य से लेकर अनगिनत तक क्यों ना हो, अगर हम उसमें शून्य का जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, तो उसका जो मान है वो कभी बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए 5 धन 0 5 होगा, 5 ऋण 0 5 ही होगा। उसके मानों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो जोड़ और घटाने में शून्य का यही महत्व है कि हम शून्य के साथ किसी भी संख्या को जोड़ दें, उसका मान 5 ही आएगा, या जो मान है उसका वहीं का वहीं रहेगा, और उसी प्रकार से घटाने पर भी उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करने पर मान सदैव शून्य ही आता है। उदाहरण हम देखेंगे, 5 भागित 0 0 ही होगा। अब किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा करेंगे तो आपको जो उत्तर आएगा वो सदैव शून्य ही आएगा। नंबर 4, शून्य में किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर उसका भागफल शून्य ही आएगा। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, यह 5 है, 5 को ही हम देख रहे हैं।
मैंने गलत बनाया था, आप लोगों ने कोई मुझे बताया नहीं। और जिसे जिसे भी याद था कि मैंने गलत बनाया है वो प्लीज एटीएस में आके हमें कमेंट कर सकते हैं कि मैंने जो गलत बनाया था या सही बनाया था। 5 गुणा 0 था, यहां मैं गुणा के बारे में पढ़ रहे थे, भाग के बारे में आते हैं। 5 भागित 0 यानी 5/0 हो तो माफ कीजिएगा, मैं फिर गलत बता रहा हूं आपको। 0 भागित 0 में किसी भी पूर्ण संख्या का भाग देने पर 0 ही आएगा, तथा यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर भाग देना अपरिभाषित है। अर्थात गणितज्ञों ने अभी तक ये नहीं निकाला है, उदाहरण के लिए, कि 5/0 का मान क्या होगा। ये अभी तक हमें ज्ञात नहीं है कि किसी भी संख्या का 0 से भाग देने पर संख्या क्या आएगी। इसके बारे में गणितज्ञों का अभी तक मत नहीं मिला है। अर्थात किसी भी संख्या का, पूर्ण संख्या का हम 0 से भाग नहीं देते, किंतु 0 पर अगर हम किसी पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, 0 में किसी संख्या का या किसी भी पूर्ण संख्या का हम भाग दे रहे हैं, तो हमें 0 प्राप्त होगा। किंतु किसी भी पूर्ण संख्या पर अगर हम 0 से भाग देंगे, वहां 0 पहले था और यहां पर 0 बाद में है, तो 0 का भाग देने पर जो भागफल अपरिभाषित है, मतलब उसका हम भाग नहीं देते हैं 0 के साथ। तो यहां आपने पूर्ण संख्या के विषय में जाना। तो यहां पर आपको पूर्ण संख्या के विषय में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जैसा भी हमने पिछले प्राकृतिक संख्याओं का जितना भी लेख किया हुआ था, a×b और a×b बराबर b×a, उसी प्रकार से सारी की सारी चीजें पूर्ण संख्याओं में भी उसी प्रकार से हूबहू होती है। किंतु वहीं पूर्णांक संख्याओं में, अब हम आएंगे पूर्णांक संख्याओं में। अभी तक हमने पूर्ण संख्या समझ लिया, अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। धनात्मक संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत तक जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो वो धनात्मक संख्याएं होती है। वह ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं क्या हुई, जो 0 से नीचे आती है। 0 से नीचे आती है। आप किसी भी संख्या का मान लीजिए 5 में आप 6 का भाग देंगे, तो वो ऋण 1 आता है। तो अब जो 0 के बाद से जो चालू होता है वो आती ऋणात्मक संख्याएं शुरू होती है। तो ऋणात्मक संख्याएं और 0 को मिलाने पर बना संग्रह पूर्णांक संख्या का समूह होता है।
उदाहरण के लिए समझेंगे हम। मान लीजिए ऋण 10, ऋण 9 और अनगिनत, ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अनगिनत तक। ये सब की सब संख्याएं क्या हुई? पूर्णांक संख्याएं। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हुई? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। मतलब कितना भी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती है और कितना भी धनात्मक संख्या हो सकती है। हमने प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या थी क्या थी? शून्य। माफ कीजिएगा, एक। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी क्या थी? शून्य। और पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या नहीं होती है और ना ही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं बता रहा हूं, -112 पूर्णांक संख्या है, -7 पूर्णांक संख्या है, शून्य भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है, 125 या 1000 या 5000 भी पूर्णांक संख्या है। तो कैसे हुआ? ये आपका, ये केवल और केवल पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है। ये पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है। पूर्णांक संख्या को i या z द्वारा दर्शाते हैं। यानी जहां पर भी i या z हो, हमें समझ जाना चाहिए वो पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी ऋण 125 जो है ये भी i है और धन 125 है, ये भी i है। तो i कहां से शुरू होता है? अनगिनत से, और खत्म कहां होता है? अनगिनत तक। ऋणात्मक अनगिनत से धनात्मक अनगिनत तक। 5, 4, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत तक चलते जा रहा है। इसकी ना तो छोटी संख्या है ना तो बड़ी संख्या है, केवल ये मतलब प्रारंभ हो रहा है और चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक हो वो हुई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या हुई? जो भी ऋणात्मक संख्याएं हो अथवा धनात्मक संख्याएं वो हुई पूर्णांक संख्याएं। तो आज आपने क्या जाना? आपने जाना पूर्ण संख्याओं के विषय में, पूर्ण संख्याओं के गुण, साथ ही साथ आपने पूर्णांक संख्याओं के विषय में भी जाना। पूर्णांक संख्याओं के जो गुण है उसके लिए हम कल की क्लास में हम आपको आगे बताएंगे। हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज आपको काफी चीजें गणित की समझ में आई होगी। तो हम इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।